किसी भी देश के लिए नियमों की किताब यानी उसका संविधान कैसे लिखा जाता है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। देखिए, ये कोई एक दिन या एक रात की कहानी नहीं थी। नहीं, ये तो एक महागाथा थी। एक 200 साल लंबा सफर जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों की तकदीर को एक नई शक्ल दी। तो असल सवाल यही है कि इतनी विशाल और इतनी विविधताओं से भरी आबादी वाले देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज कैसे तैयार किया जाए जो सबको साथ लेकर चले। चलिए आज भारत के संविधान के बनने के इसी शानदार सफर को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, लगभग 2 सदियों का सफर। एक ऐसा सफर जो अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की छाया में शुरू हुआ और एक ऐसे सवेरे पर जाकर खत्म हुआ जहां एक पूरा राष्ट्र अपनी किस्मत खुद लिख रहा था। ये कहानी है विदेशी कानूनों से शासित होने से लेकर अपना संप्रभु संविधान बनाने तक की। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें उस दौर में है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही बल्कि वो शासक बन रही थी। वो यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वो एक नए तरह के प्रशासन की नींव भी रख रहे थे। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, जो सत्ता को एक जगह केंद्रित करने का पहला कदम था। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार की पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। और 1833 आते आते तो लगभग सारी ताकत एक गवर्नर जनरल के हाथों में सिमट गई। तो यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक व्यापार करने वाली कंपनी धीरे धीरे सत्ता खो रही थी और ब्रिटिश ताज सीधे कमान अपने हाथ में ले रहा था। और फिर 1858 में आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। पहली बार भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। ये सिर्फ प्रशासन में हुआ एक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी तरह से नई राजनीतिक हकीकत की शुरुआत थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश पकड़ मजबूत हो रही थी, भारतीयों के बीच भी एक नई चेतना जाग रही थी। वो अब सिर्फ खामोश प्रजा बने रहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने हक के लिए एक आवाज की मांग शुरू कर दी। और यहीं से हमारी कहानी का अगला अहम अध्याय शुरू होता है। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। नहीं, यह एक बहुत धीमी, संघर्ष भरी चढ़ाई थी। 1861 में कुछ गिने चुने भारतीयों को विधायी परिषदों में जगह मिली। एक बहुत छोटा सा कदम। 1892 तक आते आते उन्हें बजट पर बहस करने का एक सीमित अधिकार मिला। हर कदम छोटा था, लेकिन ये सब मिलकर एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे थे। भारतीय अब अपने ही शासन में हिस्सा लेना शुरू कर रहे थे। लेकिन फिर 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने एक ऐसा विचार पेश किया जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका सीधा सा मतलब था कि लोग सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। ये एक बहुत ही विभाजनकारी विचार था जिसका असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाना था। इसके बाद 1919 में एक और भी पेचीदा व्यवस्था आई जिसे द्वैध शासन कहा गया। सोचिए, सरकार को 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो। भारतीय मंत्रियों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभाग तो दे दिए गए, लेकिन असली ताकत की चाबियां यानी कि वित्त और पुलिस अंग्रेजों ने अपने ही पास रखीं। हाँ, ये स्वशासन की ओर एक कदम तो था, लेकिन एक बहुत ही सधा हुआ और सीमित कदम। ये सारे छोटे छोटे कदम, ये सीमित सुधार असल में एक बहुत बड़ी चीज की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम ब्रिटिश शासन के आखिरी और सबसे अहम कानून तक पहुंचते हैं। एक ऐसा दस्तावेज जो आगे चलकर खुद भारत की आज़ादी का खाका बनने वाला था। नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस नाम को याद रखना जरूरी है। ये सिर्फ एक और कानून नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। ये वो दस्तावेज था जो आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान का सीधा पूर्वज बना। इस कानून की गूंज तो आज भी भारत की पूरी व्यवस्था में सुनाई देती है। इसने एक संघीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा, मतलब शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बटेगी। इसने प्रांतों को स्वायत्ता दी, यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत, और तो और जिम्मेदारियों को 3 सूचियों के भी बांटा। ये सारे विचार आज के आधुनिक भारत की नींव है। तो संक्षेप में कहें तो 1935 के इस अधिनियम ने वो ढांचा, वो कंकाल तैयार किया जिस पर एक आज़ाद भारत के निर्माताओं ने एक नए और मजबूत राष्ट्र का शरीर खड़ा किया। और फिर जब आज़ादी का सूरज निकलने को था तो कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। अब बात ब्रिटिश कानूनों की नहीं थी, अब बात थी
खुद भारतीयों द्वारा अपनी तकदीर लिखने के उस महान और ऐतिहासिक प्रयास की। 2 साल 11 महीने और 18 दिन दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाने में ठीक इतना ही वक्त लगा। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस काम के विशाल पैमाने और इसमें लगे समर्पण की पूरी कहानी कह देता है। और ये वाकई एक सामूहिक प्रयास था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ समिति और सरदार पटेल के नेतृत्व में प्रांतीय समिति जैसी कई अहम कमेटियों ने अलग अलग पहलुओं पर काम किया, लेकिन इन सब के केंद्र में थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उनके इसी निर्णायक योगदान के लिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता। हमारे संविधान निर्माता एक तरह से वैश्विक वास्तुकार थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों से बेहतरीन विचार लिए, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये सिर्फ नकल नहीं थी। उन्होंने हर एक विचार को भारत की अनूठी जरूरतों और आत्मा के हिसाब से बड़ी सावधानी से ढाला। और आखिरकार वो दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब ये महान काम पूरा हुआ और संविधान को अपना लिया गया। और इसके कुछ हफ्तों बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। उसी दिन भारत सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि एक संप्रभु गणराज्य के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। तो नियमों की किताब तो लिख दी गई थी, लेकिन एक बुनियादी सवाल अभी भी बाकी था, और शायद ये सबसे अहम सवाल था कि इस नए राष्ट्र का हिस्सा कौन होगा। एक भारतीय नागरिक आखिर कहलाएगा कौन? देखिए, नागरिकता सिर्फ किसी जगह पर रहने का पता होने से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है, एक व्यक्ति और उसके देश के बीच का वो कानूनी रिश्ता जो उसे अधिकार तो देता है, लेकिन साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपता है। और इसी सोच के साथ एक बहुत अहम फैसला लिया गया। भारत ने एकल नागरिकता को चुना। इसका मतलब यह है कि कोई चाहे केरल में रहे या कश्मीर में, वो पहले और सबसे जरूरी भारत का नागरिक है, अपने राज्य का नहीं। ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था, ताकि देश के इस विविध ताने बाने को एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान के धागे में पिरोया जा सके। और शायद यही सबसे गहरा और बुनियादी बदलाव था। ब्रिटिश शासन के तहत यहाँ के लोग प्रजा थे, जो एक ताज के अधीन रहते थे, लेकिन संविधान ने उन्हें नागरिक में बदल दिया, एक आज़ाद राष्ट्र के पूर्ण सदस्य जिनके पास सुनिश्चित अधिकार और कर्तव्य थे। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं था, ये पहचान का एक बुनियादी परिवर्तन था। तो संघर्ष, बहस और निर्माण के इस अविश्वसनीय सफर के बाद आज हमारे सामने ये सवाल बचता है, हमारे लिए इस गणराज्य का नागरिक होने का वाकई में क्या मतलब है? एक ऐसा गणराज्य जो इतनी असाधारण और मजबूत नींव पर बनाया गया है,